हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का FA2 का। एंड द टॉपिक इज़ इंश्योरेंस क्लेम। टॉपिक इज़ इंश्योरेंस क्लेम। अब यहाँ क्या है इंश्योरेंस क्लेम में, आप ये समझिए। सबसे पहला जो हमको सीखना है टॉपिक वो है फायर इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम। अब होता क्या है कि बेटा फायर ब्रोक आउट किसी एक कंपनी के गोडाउन में, आग लग गया। न द पॉइंट इज़ कि बेटा आग कब लगेगा, ये मेरा ईयर है, समझ लीजिए 2024। यहाँ अपना चलेगा 2025 और इसके पहले अपना 2023। ठीक है, हम लोग जैन दिसंबर ही पकड़ के चल रहे हैं, कैलेंडर ईयर ही लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि बेटा आग लगा, 2024 में आग लगा, तो कब लगा भी हमें देखना है। तो क्या आग डेट देख के लगेगा? गोडाउन में आग लगेगा तो गोडाउन के का स्टॉक जलेगा, और भी नुकसान हो सकता है, लेकिन एसेट्स का नुकसान को देखना समझना बड़ा आसान होता है, क्योंकि एसेट का वैल्यू इजीली अवेलेबल होता है। प्रॉब्लम कम्स अराइजेज जब बेटा स्टॉक जल जाए। तो मान लीजिए कि आग यहाँ पर लगा, ठीक है, अब यहाँ पे फायर लग गया, 6 मंथ्स ही पकड़ के चलते हैं, 6 मंथ्स के बाद लग गया, कभी भी लग सकता है। अब आग लगा तो मेरा स्टॉक डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, या मेरा स्टॉक रहा होगा कुछ, और वो क्या होगा, डैमेज हुआ होगा। ठीक, तो हमारा जो बिज़नेस है, एंटरप्राइज कंपनी है, वो क्या करेगा, मुझे अपना स्टॉक को कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा। मुझे कैलकुलेट करना होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है ना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था। क्यों ये करेंगे? क्योंकि हमें क्लेम करना होता है, बिजनेस फिल क्लेम। किससे क्लेम करेंगे हम लोग? इंश्योरेंस कंपनी से, कि भाई मेरा इतना सामान का नुकसान हुआ है, ये वैल्यू का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है अमाउंट कि लॉस कितना है, स्टॉक का क्लेम कैसे करेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हमें बनाना पड़ता है, और ये क्लेम हम कहाँ पे सबमिट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर हमें क्लेम मिलेगा। अब पॉइंट है कि हमारे को पता है कि हमारे पास कितने का स्टॉक था। अगर मान लो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं है ना, तो मुझे पता है मेरे पास बुक्स है जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि इस सर्टेन डे पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फायर ब्रोक आउट, तो मान लीजिए 1 जुलाई 2024 को ब्रोक आउट हुआ। तो मेरे पास अगर बुक्स अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो हम इजीली इसको देख लेंगे। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बेटा कैसे निकलेगा इस केस में? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैसे निकलेगा? तब तो पहले लिख लो कि जो स्टॉक था माइनस वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड ठीक है, जो बचा लिए हम लोग आग से, उसको क्या करना होगा, माइनस जो बच के आएगा, ये अमाउंट हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम भी क्या बोलूँ मैं, यही बोलूँगा, यहाँ पे लिख सकते हो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये लिख सकते हो, यही अमाउंट क्लेम का बनता है। एक्चुअल में यही था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये था, बचा लिए इतना, तो यहाँ पे क्लेम ही समझ लो आप, ये क्लेम है। ये कौन सा क्लेम है बेटा? ग्रॉस क्लेम है। क्या है?
ग्रॉस भी बन सकता है, नेट भी बन सकता है। तो ये ग्रॉस और नेट क्या है ये हम लोग अभी सीखेंगे सम के अंदर। मैंने आपको एक आइडिया दिया क्या कि इंश्योरेंस क्लेम में अपने करते क्या है, करना क्या है। तो अल्टीमेटली मुझे ये क्लेम ढूंढना है, अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम ढूंढने के लिए मुझे ये जानना है कि जब आग लगा था उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। अगर हमारे पास बुक्स अवेलेबल है तो हम बड़े आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें बुक्स हमारा अवेलेबल नहीं है तो हमें प्रीवियस ईयर के फिगर से का कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, और हमें रेट ऑफ जीपी निकालना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमें क्या करना है, स्टॉक को वैल्यू या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग कि क्या करना है। जो मैंने आपको बताया फ़िलहाल आप यहाँ पर यही चीज़ पाओगे कि बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ क्लेम है वो कैसा है वो देख लीजिए। इफ़ रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऑब्वियसली बात है अगर हमारा जो स्टॉक का रिकॉर्ड्स है वो बर्बाद नहीं हुआ है देन इट इज़ वेरी इजी, कैलकुलेट करना क्लेम बड़ा आसान होता है। व्हाट इज़ SOFD, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कर सकते हो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। SODF करो, ज़्यादा अच्छा होगा। SODF माइनस क्या कर दिया आपने, इससे सेल्वेज माइनस कर दिया तो क्या निकल के आ गया, स्टॉक लॉस बाई फायर। तो ये एक्चुअल में जो है चीज़ जलकर ख़त्म हुआ, इतना मेरा एक्चुअल में लॉस हुआ। अब सम में देखो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई देयर इज़ एन एवरेज क्लॉज और देयर इज़ नो एवरेज क्लॉज, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये एवरेज क्लॉज क्या होता है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट कब आता है बेटा, जब अंडर इंश्योरेंस होता है। अब अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। एक मिस्टर भैया एक्स बहुत स्मार्ट आदमी, ये क्या कर रहा है, इसके गोडाउन में सामान है 1 लाख रुपए का, ठीक, लेकिन बेटा ये इंश्योरेंस कितने का लेके रखा है, 50,000 रुपये का लेके रखा है। एक्चुअल में गोडाउन में सामान कितने का रखा रहता है, और ये कितने का नुकसान किया है, 50,000 का। अब ज़रा बताइए मिस्टर एक्स ये बड़ा चालाकी कर रहा है, कैसे, अब देखिए स्मार्ट है ना। क्या बोल रहा है कि गोडाउन के अंदर मेरा सामान हम रखते हैं 1 लाख का, इंश्योरेंस लेके रखा है 50,000 का। देखो ये कॉन्सेप्ट ये क्या है, अंडर इंश्योरेंस का केस बना कि नहीं बना, दिस इज़ अ केस ऑफ, लेना तो उसको पूरा चाहिए लेकिन वो नहीं लिया। अब सपोज़ करो फायर ब्रोक आउट, आग लगा और बेटा 80,000 का सामान जल गया, ठीक, 80,000 का सामान जल गया, 10,000 हमने सेल्वेज कर लिया, सेल्वेज का मतलब बचा लिया। तो बेटा हमारे हिसाब से जब आग लगा तो उसका वैल्यू स्टॉक कितने का था। तो आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि मिस्टर एक्स को कितना क्लेम मिलना चाहिए। मिस्टर एक्स कितना बेटा 70 का नुकसान हुआ, तरीका से उसको कितना मिलना चाहिए, 70 मिलना चाहिए कि 50 मिलना चाहिए। भाई इंश्योरेंस से ज़्यादा का तो अमाउंट मिलेगा नहीं उसको। तो तरीका से स्टूडेंट्स थिंक कि भाई सर उसको कितना मिलना चाहिए, 50 के मिलना चाहिए। आंसर गलत, इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये बोल दे कि इस 70 में से ना 50 तो वो सामान है जो जिसका तुम इंश्योरेंस लिए नहीं थे अब इसको ऐसे समझ लो, 50,000 का सामान यहाँ, 50,000 का सामान यहाँ, 1 लाख का है, ये वाला एरिया में आग लग गया और इसका कुछ सामान बचा हुआ है। अगर बोले कि भाई जो भी आपका आग लगा ना, मेरे वाले स्टॉक से आपका खाली 20,000 गया है, बाकी तो लगा है तो उसका लगा है जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं लिया। गेम समझ रहे हो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, अब ये करोगे थोड़ा मज़ा आएगा सीखने में। ऐसे तो सम्स किया जा सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार ये क्या चीज़ है,
मिस्टर एक्स स्मार्ट बन रहा था, इंश्योरेंस कंपनी उससे स्मार्ट बन गया है। तो ये तो झमेला क्रिएट करेगा ना। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या किया जा रहा है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप अंडर इंश्योरेंस किए हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी भी बोलेगा हम भी आपको एवरेज बेसिस पर ही पे करेंगे, मतलब जिस प्रोपोर्शन में आप करवा रहे हो इंश्योरेंस उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। तो आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाला नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आया। देखिए यहाँ पे अगर तो एवरेज क्लॉज नहीं है, एवरेज क्लॉज का कोई झंझट नहीं है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम ही हमारा आंसर आएगा, वही अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा ना। स्टॉक लॉस बाय फायर तो अमाउंट ऑफ क्लेम ही बन गया ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, यही निकाला था ना हमने, इसको क्या लिखा था, ग्रॉस क्लेम। तो जब बेटा एवरेज क्लॉज नहीं है ना, याद रखना ये मैंने क्या लिखा है, जब एवरेज क्लॉज नहीं है तो ये वाला जो अमाउंट निकल के आएगा ना, ये अमाउंट ही हमारा नेट क्लेम बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि सर इफ़ देयर इज़ नो एवरेज क्लॉज देन योर ग्रॉस क्लेम विल बी इक्वल टू नेट क्लेम। दोनों सेम हो गया, सही बात है, यही अपने क्लेम का डालेंगे सीधा, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ एवरेज क्लॉज, तो कौन कर रहा है ये, जब वो इंश्योरेंस ले रहा है तो पहले ये क्लॉज डाल दिया गया है पॉलिसी में कि अगर बेटा ऐसा अंडर इंश्योरेंस का स्कीम रहेगा तो आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलने वाला। तो क्या होने वाला देखिए, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक लॉस बाय फायर। बात समझ रहे हो। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं तो इसको हम लोग एक छोटे एग्जांपल से ले सकते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया कि सर हमारा पॉलिसी वैल्यू कितना है, हमारा पॉलिसी अमाउंट कितने का था, 50 का था ना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कुछ भी निकाल लो, कितना था हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हमारे पास 1 लाख का था ना। और स्टॉक लॉस बाय फायर कितना हुआ था, 70 इधर। स्टॉक लॉस बाय फायर तो सेल्वेज माइनस करके आता है ना, तो ये कितना आया हमारा 70। तो तुम्हारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा, क्लेम अमाउंट कितना निकलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू जो सॉल्व करके आएगा इतना मिलेगा। तो गौर से देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन इसी रेशियो में तो बांट रहे हैं। किस रेशियो में बांट रहे हैं, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसी प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। तो ये अपना चीज़ क्लियर हुआ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर अगर मेरा, हाँ कौन सा वाला नोट करोगे, हम भेज देंगे पीडीएफ, कोई इशू, मतलब पीडीएफ मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुमको इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्लॉज होगा तो बस ये फॉर्मूला लिख लोगे, ये तुम्हारा नोट वर्दी होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिखने से क्या आपको याद होगा या घर जाके फिर आपको फेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो जो तुम क्लेम निकाला यही आंसर है, यही क्लेम है। दिस अमाउंट इज इक्वल टू क्लेम, यही क्लेम हो गया। जब क्लॉज होगा, हाँ तो मैंने आपको ये भी बताया कि क्लॉज डाला क्यों जाता है। ये जो एक्स्ट्रा मैंने डिस्कस किया है ये मैं बता रहा हूँ कि बेटा क्लॉज क्यों डाला जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी, उसको पता है सामने वाला बहुत स्मार्ट है, 5 लाख का गोडाउन में लगा के 50,000 का इंश्योरेंस लेगा, नुकसान हुआ तो बोलेगा 50 क्लेम दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा नहीं, आप 5 लाख का सामान रख के 50 का इंश्योरेंस लेके रखे हैं, तो आपको हम पूरा कैसे समझ ले कि जो स्टॉक जला है वो इसी प्रोपोर्शन से है। तो जितना प्रोपोर्शन में आप कर रहे हो इंश्योरेंस, उसी प्रोपोर्शन का आपको क्लेम मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात थी। बात बाकी फार्मूला करके सभी कर रहे हैं, सम्स ही करना है तो फिर क्या,
सम्स आपके दीदी भैया प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट। ठीक है, करेंगे बेटा। जो जिनको भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको सम्स करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आपको वीडियो का लिंक वहाँ सारा मिल जाएगा हमारे सम्स वाले क्लासेस का। ठीक है, ये वीडियो देखकर आप समझ पाओगे, आप खुद भी कुछ सम्स तो आराम से खुद ही कर लेंगे आप। आगे बढ़े, फटाफट कॉपी कर लीजिए। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ही मार्क कर लिया था लेट करके, ये सब अज्यूम किए बेटा, जिससे ब्लू सर्कल कर रहे हैं ना, सब अजम्पशन पे चल रहा है। लेकिन आप इससे फार्मूला यूज़ करना सीख लिए, यूज़ ऑफ फार्मूला ये रहा कि अमाउंट 35,000 का ही क्लेम आप करोगे, भले ही नुकसान 17 का हुआ है, क्लेम 35 भी कर सकते हैं आप। आगे बढ़े, कहाँ तक पहुँचे? ये बस फार्मूला लिख लीजिए ना, पॉलिसी अमाउंट ठीक है, लिखो। ऑनलाइन बेटा जो बच्चे देख रहे हैं उनको कोई भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स विद इन 24 आवर्स। ठीक है, और जिनको भी CU BCom का सम्स करना है बेटा, अगेन आई एम सेइंग, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा हमारा डिटेल्स, नोट्स, सम्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लॉज का मतलब जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग क्लॉजेस डालते हैं ना। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये क्लॉजेस के थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस डाला जाता है। हेलो, हाँ हेलो, और हम उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, हम जब वहाँ आएगा आपसे कॉल करेगा फिर। हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा, कितना? हाँ ठीक है, हम आके देखता है। हाँ है, हाँ हाँ, भेज दीजिए, भेज दीजिए। ठीक है, हम इवनिंग में बात करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया। तो क्या सीखा अभी? जो बेटा हमने सीखा वो क्या था कि रिकॉर्ड्स हमारे पास है तो क्लेम निकालना बहुत हो जाता आसान। नाउ द पॉइंट इज, ये नया केस पकड़ो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ये वाला, कि इफ़ रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो ख़त्म हो जाए, वो भी जल गया, अब गोडाउन में ही रखा हुआ था, स्टोर हाउस में रखा, स्टोर में रखा था, स्टोर जला, सारा रिकॉर्ड्स भी जल गया, इन दैट केस हम क्या करेंगे? देखिए क्या करना है इस केस में। इसमें आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो या परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? जनरली फार्मूला होता है GP बाई नेट सेल्स इनटू 100, ये निकालना होगा हमें। ये रेट परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है ना, एक सर्टेन परसेंटेज। ये GP रेशियो बोल लो आप, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बोल लो। तो यहाँ क्या करना होगा? हमें पिछले साल का फिगर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए। हम ये मानेंगे कि जो रेट से हम पिछले साल प्रॉफिट कमा रहे थे उसी रेट से हम इस साल भी प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या?
जिस रेट से हम पिछले साल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उसी रेट से हम इस साल भी प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे बच्चों, ये हमें अजम्पशन करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस ईयर का बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा ये रहा, स्टॉक के अंदर आने वाला है, परचेज लेस रिटर्न, वेजेस डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स या रिटर्न कर देंगे, डिफरेंस का पैसा क्या आएगा, जीपी आएगा। अब क्या मैं ये प्रोफॉर्मा बना के दिखाऊं, चलो बना देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो जिनको ध्यान ही नहीं है ये सब चीज़ का, वो अभी भी सुन रहे होंगे वीडियो ना, वो ब्लैंक जो खाली एग्ज़ाम का पहले देखने वाले हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं मालूम है कि ये कैसे बनता है, भाई क्या करना है इसमें, सर बोल क्या रहे हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये कौन सा ईयर का होगा, यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर। तो हमारा एग्जांपल 2024 का था, तो ये कौन सा साल का बनेगा, 23 का बनने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए, टू परचेजेस डाल दीजिए, लेस रिटर्न डाल दीजिए, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दीजिए, और वही वेजेस वगैरह, फ्यूल कोल वगैरह जो भी आता है ट्रेडिंग का, बाई सेल्स डाल दीजिए, लेस रिटर्न डाल दीजिए, और यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा बेटा, 2024 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा ना, वही 23 के एंड का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बोलेंगे सर ये कहाँ से आएगा सारा फिगर, सब गिवन रहेगा, चिंता नहीं करना है, ये सब गिवन है। ठीक है, सम थोड़ा सा ट्रिकी होगा तो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी करना पड़ सकता है, आगे भी करना पड़ सकता है। अभी आगे जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे बताऊंगा मैं। डिफरेंस का पैसा क्या निकलेगा बेटा यहाँ पे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये हमने ढूंढा। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने वाले या परसेंटेज ऑफ जीपी निकालने वाले। तो फॉर्मूला क्या होगा, जीपी बाई नेट सेल्स इनटू 100। तो बेटा ये जीपी उठाया, ये वाला अमाउंट ध्यान से देखना, ये वाला अमाउंट उठाया, यहाँ रखा, ये वाला अमाउंट यहाँ रखा, सेल्स में से रिटर्न माइनस करके जो फिगर आता है वही तो नेट सेल्स होता है। तो ये जो नेट सेल्स वाला अमाउंट है बेटा वो यहाँ पे रखा, ठीक, और इनटू क्या कर देना है, 100। तो यहाँ पे एक परसेंटेज निकल के आ गया, मान के चलो 20%। ठीक है, एक नंबर एज्यूम कर लेंगे तो इजी हो जाता है। अभी सम से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना। क्या अश्विनी समझ में आया कि नहीं। तो लॉस होगा नहीं, लॉस चलाएंगे फिर लॉस मान के चलना पड़ेगा, नहीं कहीं नहीं जाएगा, वही रहे, सेम फार्मूला रहेगा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस हो जाएगा। हाँ लॉस लिख देंगे ना, ग्रॉस लॉस रेशियो लिख देंगे, तब लॉस हुआ तब, हाँ उससे क्या प्रॉब्लम है। लॉस के लिए इंश्योरेंस नहीं किया, ये हम लोग कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक। क्या सीख रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा स्टॉक चला है तो भले ही हमारा जीपी नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन स्टॉक चला है तो स्टॉक का क्लेम मिलेगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए। क्यों, अभी तुम समझोगे। यहाँ से सर आप जीपी निकाल लिए, जीपी परसेंटेज क्यों निकाले, अब आते हैं इसमें। यहाँ एक सवाल बन रहा है कि ये क्यों निकाले, तो ये निकाल के क्या होगा, है ना, हाउ वी विल यूज़ दिस रेशियो। तो ध्यान से समझिए, अपने इस पिक्चर में वापस आते हैं अपने, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब ध्यान से देखिए। यहाँ कहीं पर आग लगा है, लगा है ना, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, हम लोग 1724 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा फायर लगा। अब यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन तो इजीली अवेलेबल है, यस और नो। तो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, तो मैंने इस साल का क्या निकाला है, इस साल का क्या निकाला है, जीपी रेशियो। ये जो जीपी रेशियो हमने निकाला है ऊपर, ये कौन से साल का निकाला है बेटा, ये वाला प्रीवियस ईयर का निकाला है। ये वाला किसका निकाला है,
पिछला साल का निकाला है, हमेशा पिछला साल का निकलेगा। क्यों निकाला, ये सवाल उठ रहा है। तो वापस ही यहाँ पर देखिए क्यों निकाला होगा। यहाँ देखिए, यहाँ फायर लगा तो यहाँ फायर है, लेकिन फायर के साथ साथ हमारा रिकॉर्ड्स भी ख़त्म, रिकॉर्ड्स ख़त्म। रिकॉर्ड्स ख़त्म तो क्या इजीली आपको स्टॉक का पता चलेगा? तो इसका मतलब सबसे बड़ा बात है, आप यहाँ पे स्टॉक कैसे ढूंढोगे कि स्टॉक का वैल्यू क्या था? तो स्टॉक का रिकॉर्ड्स ख़राब हुआ है ना, लेकिन इस 6 महीने का ध्यान से देखना, करंट ईयर के 6 महीने का क्या क्या पता होगा तुमको। पिछला साल का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का ओपनिंग पता हो गया। इस साल हमने कितना परचेज़ किया, रिटर्न किया, पता चला होगा। 2024 का सेल्स हमें पता होगा। 2024 का इस 6 महीने तक का एक्सपेंसेस भी हमें पता होगा। यस और नो? आग लगा है गोडाउन में, लेकिन मेरा परचेज सेल का तो इन्फॉर्मेशन मेरे को मालूम है। खर्चा जो हुआ 6 महीने तक का वो तो मालूम है। अब हम ये जीपी परसेंटेज को यूज़ करके ट्रेडिंग से क्या निकालने वाले हैं? स्टॉक निकालने वाले हैं। मतलब अब जो 2024 का बनेगा ना ट्रेडिंग, उसे हम ट्रेडिंग कहेंगे नहीं बेटा, हम बनाने वाले हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? हाँ पूछो। कौन? गोडाउन में रखते हैं ना रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल। बाकी रिकॉर्ड्स कहाँ होता है? ऑफिस में। हाँ हाँ, तब देखो वो तो एक एक्सट्रीम केस है, उसको उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, खाता बहेगा। हाँ हाँ, वो तो फिर अलग ही केस बनता है। हेलो, बोलिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देते देते। हाँ देते निकल ही। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, सबको दीजिए, कोई दिक्कत, बोलने का भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। जो बात करे उसको दीजिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। हाँ कोई, हाँ आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए आराम से। ठीक है। सो वो तो देखो एक्सट्रीम केस हो गया। सेंस बनता है कि भाई सर उसका वही सब कुछ था, वही सब कुछ था। स्मॉल साइज़ है तो देखो उसका खर्चा उसको पता ही होगा, बड़ा खर्चा किया नहीं होगा। माल वो कहाँ का कितना का ख़रीदा उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो दूसरे के पास होगा। सेल्स वो कितना किया वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकता चाहे तो उन लोगों से जिनको उसने सामान बेचा है। छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है कि करोड़ों का तो टर्नओवर नहीं हो रहा होगा ना, इन छोटा बहुत है। फिर तो अजम्पशन बहुत कुछ ले सकते हैं हम लोग। हम तो यही मान लेंगे कि इंश्योरेंस ही नहीं लिया होगा, इतना छोटा है, टेंशन ही ख़त्म। हाँ, बहुत कम, बहुत कम चांस है, क्योंकि प्रीमियम नहीं भरना चाहता जल्दी से कोई। बहुत छोटा होगा तो नहीं लेता है वो लोग, क्योंकि उसके लिए वो एक एक्सपेंडिचर बड़ा बन जाता है। हाँ तो वो हिसाब किताब रखेगा। मीडियम बहुत होता है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री का कितना होता है कैपिटल? किसको बोलते हैं मीडियम स्केल का इंडस्ट्री? चेक करो। तो ये बड़ा चीज़ क्लियर हो रहा है ये। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, अभी हमने आपको क्या बताया कि मुझे करंट ईयर का जो चाहिए स्टॉक, वो मुझे क्या बनाकर मिलेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है बेटा रफ। हम एक रफ रिकॉर्ड बनाएंगे, रखेंगे, उससे निकालेंगे हम क्या? हाँ। तो कब से कब तक बनेगा कौन बताएगा? अभी हमने जो एग्जांपल पकड़ा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग कितने महीने का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा? 6 महीने का। कहाँ से कहाँ तक का इन्फॉर्मेशन बेटा? ओपनिंग डेट से लेकर जिस दिन आग लगा उस दिन तक। तो मेरा यहाँ जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा वो एकदम वही प्रोफॉर्मा कॉपी करना है आपको, ट्रेडिंग का यहाँ पे वापस से बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। यहाँ देखिएगा, क्या ढूंढने लग गया? मिला?
तब फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ जो टाइम पीरियड होगा फॉर द ईयर एंडेड कितना लिखोगे? 1/1/24 टू 16 नहीं 30/16 17 था ना, तो हम लोग जून का एंड ले लेंगे। जून तो कितना होता है? 30 होता है ना, समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे बेटा आप लिखोगे फिर से ओपनिंग स्टॉक। कौन सा ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है? ये जो ऊपर का क्लोजिंग है वही यहाँ का ओपनिंग। इस टाइम पीरियड का परचेज लेस रिटर्न लिख लेना है। यहाँ पे क्या कर लेना है? सेल्स लेस रिटर्न लिख देना है। अब मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पर बेटा 2GP कितना परसेंट निकाले थे अपन? पीछे से 20% निकाले थे ना। तो सेल्स और माइनस सेल्स, मान लो हमारा फिगर यहाँ पर आ रहा है 1,00,000 रुपए का। यहाँ पर मेरा ओपनिंग स्टॉक मान ले 10,000 का है। परचेज लेस रिटर्न यहाँ सॉल्व करके मान लो मेरा आया है 20,000। 1,00,000 का 20% मेरा GP आएगा। ये कहाँ से निकला? पिछला साल से जो ट्रेडिंग से निकाले रेट, यहाँ काम आया। वो समझे क्यों निकाले, क्यों क्वेश्चन लगाए थे, समझ में आया? यहाँ पे ये फिगर निकलेगा। 1,00,000 का 20% कितना होगा? बस ये डाल देना है और इसको बैलेंस कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 50,000। बस ये फिगर ढूंढने के लिए मेमोरेंडम बनाया जाता है। ये कौन सा स्टॉक आया? ऑन द डेट ऑफ, ये कौन सा स्टॉक आया है? ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अब क्या ये एग्जैक्ट फिगर आया है? लेकिन आइडिया लग गया ना, इसके आसपास ही होगा। कुछ नहीं से तो ये बहुत कुछ है। बस प्रॉफिट का रेट अपने 20% लेके चल रहे हैं। तो बेटा याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट आप तभी बनाओगे, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट था मेन परसेंट निकालने के लिए, जब GP रेट मिसिंग होगा। जब GP रेट दिया होगा तो ये ट्रेडिंग का मेहनत आपको नहीं करना है। तो सम्स अगर छोटा आता है आपका, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अंदर आपको GP दिया रहेगा। आपको सिर्फ क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम, और फिर बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे बात लिखी गई है कि अगर स्टॉक ओवर अंडर वैल्यू हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। इसको करने में आप सब एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है। सेल्स अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूएशन का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? अब तुमको पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है और बोल रहा है इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द कंपनी टू शो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्लस 10%। जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो जो भी उसका कॉस्ट रहा होगा ना, उसमें 10% बढ़ा के दिखाते हैं। इसका मतलब जो भी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सब में दिया है, सपोज करो दिया है 11,000, तो ये जो 11,000 है ये ओवर वैल्यू करके आया ना, ये बढ़ा हुआ वैल्यू है ना, इंक्रीज्ड वैल्यू है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए? तो क्या सीखे थे ये अगर 10% है अबव कॉस्ट, तो इसका मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो ये कितना है? इसका मतलब बढ़कर वैल्यू कितने के इक्वल होगा? तो 110 कितने के बराबर है? तो 100 कितने के बराबर होगा? निकालना होगा ना। फॉर्मूला इज़ वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 110 इंटू 100। सॉल्व करके कितना आएगा? 10,000। स्टॉक कितना आएगा? तो ये बेटा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने कंसाइनमेंट वाले में भी सिखाया है ना। ओवर वैल्यू करके भेजते हैं तो उसको कैसे हटाते हैं? तो लोडिंग हो जाए, वैल्यू ऐड कर दे 10%, 25%। अंडर वैल्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही केस में सब में बोलता कि सर
ओवर वैल्यू नहीं होके सपोज़ कीजिए अंडर वैल्यू होता, तो आपको सब में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 90,000, अब बोला इट इज़ अंडर वैल्यू, क्या लिखा रहेगा? इट वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक, इसका मतलब मान लीजिए कॉस्ट कितना रहा होगा 100, तो तुम क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या किए होगे? घटा के दिखाए होगे। कितना कितना से क्लोजिंग स्टॉक घट के आया होगा? 10% से घट के आया होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस किए हैं कितने से? 10 से। तो वैल्यू शो कितना किए हुए हो? वैल्यू शोन विल बी 90, सॉरी 90 मीन्स यहाँ पे 90, ओनली 90। ठीक है, तो ये बताइए कि अब मेरा एक्चुअल में कॉस्ट कितना होना चाहिए? 90,000। ये 90,000 किसके बराबर है? घटा हुआ वैल्यू के बराबर है ना। ये 90,000 तो 90 के बराबर है, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए? सॉल्व करके अगेन यहाँ पे कितना आएगा? 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इसको कॉस्ट को रेस किए, मतलब वैल्यू सही निकालने के लिए। ये समझ में आ रहा रिलेशन 90,000 के बराबर क्यों है? ये ज़रूरी है। आगे आए, परचेज़ वगैरह यहाँ पे वही लिखा है कि हमने क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया है, नहीं किया है, क्या एडलेस करते हैं। कुछ परचेज़ के साथ देखो एडजस्टमेंट्स आ सकता है, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले परचेज़ लिखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे वो गुड्स जो इंक्लूड किए हैं परचेज़ में लेकिन रिसीव नहीं किए। होता है ना गुड्स इन ट्रांजिट, तो भाई परचेज़ अपन करते हैं, ओनरशिप अपना आ गया तो अपने परचेज़ में ऐड कर देते हैं, लेकिन सामान अभी हमें मिला तो उसको मुझे लेस करना पड़ता है। क्यों लेस करना पड़ता है? क्योंकि वो सामान मेरे गोडाउन में है ही नहीं। अनरिकॉर्डेड परचेज को ऐड कीजिए, हो सकता है कि सामान हमारे पास आ गया है लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब परचेज को नहीं दिखाया, तो मेरा इसको ऐड करना पड़ेगा। लेस क्या कर देना चाहिए? परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा ना बेटा, ये अपने को ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाना है, तो ये एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ सकता है। सब में हुआ तो कर देना, क्योंकि हमारा मोटिव है ये देखना कि हमारे स्टॉक में कितना है, हमारा स्टॉक कितना पड़ा हुआ था। क्लियर? अगर परचेजेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग परचेजेस कौन से अकाउंट से निकालते हैं? क्रेडिटर अकाउंट से निकालते हैं ना, क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। याद है सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम में परचेजेस निकालते थे क्रेडिटर से। अगर बिल पेबल का कॉन्सेप्ट है तो बेटा बिल पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, बिल पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है अगर बिल पेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तब, एल्स नहीं दिया, नहीं बनाना होगा। अगेन सेल्स के साथ क्या करना चाहिए भाई? सेल्स है, गुड्स सेल कर दिए हैं, ध्यान से समझना, गुड्स सेल कर दिए हैं लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किए, तो सेल से क्या कर देना चाहिए? सेल ऑफ एसेट क्या करना चाहिए? हटाए, तो एडजस्टमेंट है, एसेट का सेल सेल्स में थोड़ी आएगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स को क्या कर देना चाहिए? रिटर्न को क्या कर देना चाहिए? तो ये अमाउंट अपना ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर सेल्स ना दिया हो तो क्या करते हैं? सेल्स किससे निकालते हैं? डेटर अकाउंट से। तो ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट आपके पास पता है। डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है, सबको सब पता है, होना चाहिए। डिफरेंस का पैसा क्या निकलेगा? यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी भी होगा, हाँ इधर कहीं पे। वेजेस वगैरह एडजस्टमेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, जीपी रेशियो आ जाएगा। अब ये दिया है कि अगर अलग अलग चीज़ का रेशियो आया अलग अलग तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, तो इस पे अभी उतना दिमाग नहीं लगाना आपको, सम्स में आएगा तो देखेंगे, ऐसा सम्स नहीं देगा इसमें आपको इतना एवरेज करना पड़े, ग्रेजुएशन लेवल पे तो नहीं मिलेगा जल्दी से। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था,
मतलब है रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम शुड बी नॉर्मल रेट। ठीक, तो नॉर्मल रेट दिया है तो वही ले लो। अगर मेरे को जीपी घटता हुआ दिख रहा है हर साल दर साल, ठीक, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है 30, 25, 20, तो इस केस में क्या होगा एवरेज। लेकिन बेटा लेना क्या सही रहेगा, अगर हम देख रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है तो फिर 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया भी है, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 25। लेकिन आपको 25 रेट ऑफ जीपी नहीं लेना है, आपको क्या लेना सही रहेगा, क्योंकि मेरा डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट में, तो अप्रोप्रिएट है कि रेट ऑफ जीपी 15% को रखा जाए। ठीक है, व्हाट आर एबनॉर्मल गुड्स, इसका ट्रीटमेंट समझो बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का ये इस थ्योरेटिकली, बट ये सम्स करके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट इसका एडजस्टमेंट याद रखने का कोशिश कीजिए। व्हाट आर एबनॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स को आप सम्स में पाओगे कभी कभी स्लो मूविंग गुड्स भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, डैमेज गुड्स लिखा रहेगा या आउटडेटेड गुड्स लिखा रहेगा। कुछ सामान होता है ना हमारे स्टॉक में जो बेटा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, पड़ा है, बिक नहीं रहा है, रखा हुआ है, उसको कह रहे हैं स्लो मूविंग गुड्स। तो वैल्यूएशन ऑफ सच गुड्स मे बी एट कॉस्ट और एट लोअर वैल्यू एज गिवन। बात समझ रहे हो, इसका वैल्यू क्या नॉर्मल मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, यस और नो। मेरे पास अगर कुछ स्लो मूविंग आइटम मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है तो उसका वैल्यू कब होगा कि ज़्यादा होगा, कम ही होगा ना, तो उसका लोअर वैल्यूएशन होना चाहिए। तो मुझे अपने परचेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, सेल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके बेसिस के लिए, एबनॉर्मल गुड्स जहाँ सब में दिखा तो आपको परचेस सेल को और अपने स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ता है। समझ में आया, अब ध्यान से समझना पूरा स्टेप, लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है ये सम, देख लो सभी बीकॉम वाले बच्चे, पहले ही बता रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट का सम ज़रूर देख के जाना। 10 मार्क्स का सम आएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मिल जाए। पेपर बहुत इजी बना तो सम बहुत इजी आएगा, जितना हमने किया उसी से हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर सॉलिड बन रहा है तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। थोड़ा सा भी मीडियोकर लेवल का अगर आया तो ये बनेगा। तो क्या देखना है, सबसे लिखे है पहला चीज़ ट्रीटमेंट देखो, एबनॉर्मल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो सम को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखा है लिखा होगा कि एबनॉर्मल आइटम कहाँ इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्या करना है, सबसे पहला चीज़ क्लोजिंग स्टॉक से क्या करिए, लेस कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक से उसके वैल्यू को लेस कीजिए। ठीक है, वैल्यू को किसको डिडक्ट कीजिए, कॉस्ट परचेजेस में से क्या लेस कीजिएगा, कॉस्ट। कॉस्ट किससे लेस होगा, परचेसेस से। और जो सेल करेंगे अब नॉर्मल आइटम्स का उसको लेस कर देंगे सेल से। क्या समझे, वैल्यू जो है माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से, कॉस्ट जो है वो माइनस कर देंगे परचेसेस से, और जो सेल करके पैसा मिला है एबनॉर्मल आइटम्स उसको माइनस कर देंगे सेल से। अगर हमारे ओपनिंग स्टॉक पे एबनॉर्मल आइटम्स इंक्लूड है तो क्या करेंगे, डिडक्ट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स फ्रॉम, वैल्यू यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से माइनस करेंगे, सेल को किससे माइनस कर देना है, सेल से माइनस कर देना है, और वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल को किससे माइनस कर देना है। ठीक, अब बोल रहा है कि इफ एबनॉर्मल आइटम्स आर रिटर्न ऑफ टू सम एक्सटेंट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, कुछ आइटम हमने हटा दिया अपने क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक, तो बचा हुआ को हटा दो, डिडक्ट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग आइटम फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक, डिडक्ट कीजिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स फ्रॉम परचेज। ठीक,
और डिडक्ट कीजिए सेल से। डन। ये एडजस्टमेंट याद रहेगा आप लोगों को। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब सम्स अगर आएगा बड़ा या थोड़ा इंटरेस्टिंग तगड़ा सम्स, तो ये आएगा ही आएगा, मिलेगा आपको ये, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिए। तो अब जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है उसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो आप स्टॉक निकाले हो। ठीक, देखो, डिडक्ट द स्टॉक ऑफ सेल्वेज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक। भाई जो भी लॉस ऑफ स्टॉक ढूंढना है उसमें डेट ऑफ फायर के दिन जो स्टॉक था उसमें से क्या माइनस कर देते हम लोग, सेल्वेज वैल्यू। फिर क्या लगाते हैं अपने, वही एवरेज क्लॉज आ गया यहाँ पे, एवरेज क्लॉज। तो ये फार्मूला, कोई बोलता है सर हमको फार्मूला याद रखना है, तो फार्मूला ये लगा सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर मेमोरेंडम का देखो प्रोफॉर्मा, डिटेल्ड है थोड़ा सा। जो गुड्स बढ़ गया, कंसाइनमेंट में गुड्स भेजे हैं, अप्रूवल के लिए भेजे हैं, बेली के पास मेरा कुछ स्टॉक पड़ा है, वो सब यहाँ आ गया। तो जो मेरे गोडाउन में पड़ा है वो निकालना है मुझे, ठीक है। जो मेरे से सामान यूज़ करने के लिए लेके रखा है, बाद में मेरे को दे देगा। भाई बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ पहले यहाँ तक। ये मैंने क्यों सब यहाँ पे अलग से दिखाया है, अगर ये स्टॉक के अंदर इंक्लूड रहेगा तो प्रॉब्लम हो गया ना। मेरे को तो चाहिए मेरे गोडाउन में जो सामान पड़ा है, तो कंसाइनमेंट वाला सामान तो भेज दिए, ये सब करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अगर है तो, ठीक है। तो मैंने जो आपको प्रोफॉर्मा बताया वो सिंपल सोबर प्रोफॉर्मा था, ये बताने के लिए कि जीपी का रेट आप ढूंढ लिए, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर स्टॉक निकाल लिए। अगर स्टॉक आपका बढ़ चुका है, फ्री सैंपल्स में दिए हैं, कंसाइनमेंट के लिए भेजे हैं, अप्रूवल के लिए भेजे हैं, वो सब भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं किए तो क्या होगा, तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया आएगा। अरे भाई इसको एग्जांपल से देख लो। मान लो कि अपना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह सब लेके अमाउंट आ रहा है 50,000 रुपया, टोटल कितना आ रहा है मैंने 50,000। सेल वेल यहाँ पर लेके कितना आया 20, मान ले 20 है। अगर मैं ये सब कुछ ना दिखाऊं, यहाँ पर कंसाइनमेंट में भेजा है सामान, दिखा नहीं रहे, गुड्स ऑन अप्रूवल भेज रहे हैं, दिखा नहीं रहे, तो मेरा कितना आना चाहिए स्टॉक फिर उस हिसाब से 30 के। लेकिन रियल में तो सम्स में 30 के नहीं है, क्योंकि मैंने गुड्स सैंपल में बांटा था बेटा, कितना 1000 का गुड्स बांटा था, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 5000 का दिया था मैंने, और सेंटर ऑन अप्रूवल के लिए भी मैंने 4000 का गुड्स भेजा था। तो अब बताइए अगर ये मैं दिखाता हूँ तो मेरा स्टॉक कितना आता है, कितना आएगा, $20,000 आ गया। अब मेरा स्टॉक का वैल्यू कितना आया, तो ये वैल्यू सही है ना, गोडाउन में मेरे कितने का सामान है, और आप गलत दिखाओगे 30, तो ये ठीक बात तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए था, सिंपल सा। सेल्स ढूंढ के दिखाइए जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है और जीपी 20% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माने COGS दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। क्या करें, जीपी रेशियो हमेशा किस पे दिया होता है, कुछ नहीं बोल रहा था, हमेशा किस पे होगा। तो मैंने आप लोगों को कंसाइनमेंट सिखाया था, लोडिंग और वो कर निकालना, वही नियम यहाँ भी लगने वाला है कि जीपी है 20% ऑन सेल्स, ठीक। 20% का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल्स, यस और नो। अब बहुत लोग को ये प्रॉब्लम है कि 1/5 कैसे आया, तो भाई 20/100 भाई, परसेंट हटाओगे तो क्या आएगा, समझ रहे हो। तो मुझे मेरा रेट है 1/5 ऑन सेल्स, क्या करें, दिया क्या हमको कॉस्ट, तो क्या बताया था सेल से कॉस्ट में जाना होता है तो न्यूमरेटर को
तो 5 माइनस 1 ऑन कॉस्ट निकल जाएगा। इसका मतलब क्या निकल जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 1/4 देखिए यही हुआ है। ये क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसका क्या लगाया है, बात समझ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। जानते हो क्या करेंगे बच्चे लोग, बेटा गलती जिसको नहीं आता 80,000 का लगा देंगे 20। अब बोलेगा सर आना कितना चाहिए, 16 बोलेगा, सम्स रॉन्ग है सर। स्टूडेंट लोग बोलेगा सम्स रॉन्ग है, 80 का 20% लगा रहा है, लेकिन 20% तो ऑन सेल्स है, तो अपन को पहले कन्वर्ट करना पड़ा कॉस्ट पे। तो 1/4 इज़ एक्चुअली 25%। समझ गए। अब आपको कॉस्ट पता है 80 और जीपी पता है 20, तो मेरा सेल्स कितना निकल के आया, 1 लाख। डन। तो ये सब छोटा छोटा सा कैलकुलेशन है पहले आपको बेस रेडी करने के लिए, कि बताइए परचेज निकाल के दिखाइए, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन सबको पता है। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट किया, परचेज निकाल लिया। ठीक है। थर्ड छोटा सा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अब आया अंडर इंश्योरेंस आया, आते ही क्या लग जाएगा, एवरेज क्लॉज लग जाएगा, क्लेम कम हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितने का है, 4 लाख का है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बात समझ रहे हो। तो अब कैसे निकलेगा क्लेम, फॉर्मूला क्या था, पॉलिसी का वैल्यू इंटू एक्चुअल स्टॉक ऑफ लॉस डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ। पॉलिसी कितना लिया आपने, 342 का, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना का हुआ, फायर से लगा, और वैल्यू कितना था, समझे कि नहीं, तो उसको कम मिला। तुम ये भी चीज़ याद रख सकते हो कि सर जब भी एवरेज क्लॉज का स्कीम आएगा ना, तो जितना भी वो क्लेम आ रहा है ना, उससे कम ही मिलेगा उसको। तो कहीं तुम अगर मान लो गलत फार्मूला लगा रहे हो, इसको ऊपर इसको नीचे कर दोगे ना, तो वैल्यू आ जाएगा ज़्यादा, 342 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो समझ जाइएगा कि गलती की है। लॉस अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो भी है, उससे ज़्यादा क्लेम तो हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी बच्चे ने फॉर्मूला को गलत कर देता है। अब ये तो खुद कर लेंगे आप, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखाएंगे आप, ये भी खुद हो जाएगा आपसे, तो उसी का चल रहा है ये वाला। क्या लिखा है, 15 जून 15 को प्रीमाइस एंड स्टॉक ऑफ ए फर्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेयर सेव्ड, बचा लिए थे। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल है। स्टॉक सेल्वेज देखो दिखा है ना, 1/1/12 का इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग का इन्फॉर्मेशन, 14 का परचेज, 14 का सेल्स। आँख कब लग रहा है देखो, 15/6, तो 15/6 का परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, स्टॉक सेल्वेज दे दिया। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप पहले ट्रेडिंग बनाए पिछले साल का, पिछले साल में क्या क्या फिगर लिखा गौर से देखो। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, दिख रहा है 73 ओपनिंग लिख दिए, क्लोजिंग में लिख दिए बेटा 81,900, दोनों हो गया। परचेजेस 14 का दिखा है, 2014 का, ये रहा परचेजेस। सेल्स दिखा है, ये रहा सेल्स। डिफरेंस का पैसा क्या निकल के आया, ये जीपी क्यों निकाले होंगे, क्यों निकाले जीपी, जीपी रेट निकालने के लिए ना भाई। जीपी रेट का फॉर्मूला जीपी बाय नेट सेल्स इनटू, लगा दिया हमने। अब मेमोरेंडम बना ले, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक पता था, करंट ईयर का सेल्स गिवन था,
करंट ईयर का परचेजेस भी सम में गिवन है, आप लोग देखिए पीछे। परसेंटेज हमने निकाला, ये रहा हमारा सेल्स। सेल्स का हमने 20% निकाल के इस साल का अप्रॉक्सीमेट जीपी ये होना चाहिए। डिफरेंस का पैसा क्या निकला? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से हम क्या लेस कर दिया? सेल्वेज स्टॉक। इतना हमने बचा लिया था, सम में गिवन है। देखिए बहुत लोग सोच सकते कैसे आ रहा है सर, तो सम को देखिए एक बार, पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या लिखा है? सेल्वेज वैल्यू कितना है, तो क्या करते हैं अपन इसको लेस करते हैं ना, सेल्वेज स्टॉक माइनस कर दिया, ये रहा हमारा वैल्यू। ठीक, तो क्या हमें कुछ यहाँ एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट दिया है? नहीं ना। तो जो अमाउंट ऑफ लॉस होगा वही अमाउंट ऑफ, ठीक। अब यहाँ डेटर्स का इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करना होगा बेटा? डेटर अकाउंट बना के क्या निकालना होगा? सेल्स। देखो सेल्स मिसिंग है, सब गिवन है, डेटर तो सेल्स निकाला, बाकी सारा फिगर वैसे ही पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है बेटा, ये आप इसका फ़ोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन बच्चों को ये सॉल्यूशंस भी है इसके अंदर, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को ये चाहिए पीडीएफ, वो बच्चे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट होएं, और मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसके हेल्प से आप सारा सम्स कर पाओगे। ये इंडिया के कोई भी स्टूडेंट जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उसके लिए वैलिड है टॉपिक और चैप्टर। एंड बीकॉम जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं बेटा, ठीक है, वो अगर अपने पास्ट पेपर्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, मिनिमम 10 इयर्स का पेपर, अगर आप हमारा ये क्लास करना चाहते हैं, ये सारे पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी क्या करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें गिवन नंबर्स पे। नंबर हमारा क्या है बेटा? 9123001556। इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बाकी डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे और अच्छे वीडियो के साथ, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए थोड़ा टिपिकल और इंटरेस्टिंग सम्स को अपने करेंगे। फ़िलहाल जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है उसमें जो लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।